अब है सेकेंडरी फंक्शन। इन एडिशन टू प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग सेकेंडरी फंक्शन। दूसरे क्या फंक्शन है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जितना पैसा आपका बैंक में जमा है उससे भी ज़्यादा पैसा अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। करंट अकाउंट होल्डर ज़्यादातर जितना, देखो बैंक की फैसिलिटी उन लोगों को देती है जो विश्वसनीय है, जो रिलायबल अकाउंट होल्डर हैं, जिन पर ट्रस्ट करती है बैंक, उनको ये फैसिलिटी मिलती है। तो ऐसे बड़े बड़े व्यापारी जिनके कई सारे लेन देन अकाउंट से चलते रहते हैं, करंट अकाउंट से, तो उन लोगों पर बैंकों को विश्वास होता है। तो बैंक कभी कभी अपने अच्छे कस्टमर को ये फैसिलिटी देती है कि जितना पैसा उनका जमा है उससे पर्टिकुलर लिमिट तक एक्स्ट्रा पैसा और वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है, यानी एक तरह से बैंक उधार दे देती है। दूसरा डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। 11th में आपने बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ा कि जब हम किसी को उधार देते हैं या हमने किसी को उधार सेल किया है तो बदले में वो हमें पेमेंट ना करते हुए क्या दे देता है? बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी पर्टिकुलर टाइम का वो बिल बनाकर दे देता है हमें। बिल्स रिसीवेबल उसको हम बोलते हैं। अगर हमारे पास बिल रिसीवेबल है 50,000 का पर उसका पेमेंट हमें 3 महीने बाद मिलेगा तो हम अपनी बैंक से एक सुविधा लेते हैं कि बैंक में उस बिल को जमा करके डिस्काउंटिंग करवा लेते हैं। तो बैंक 50,000 पे कुछ डिस्काउंट काट के, सपोज़ करो 1,000 रुपये इंटरेस्ट काट के बैंक ने मुझे दे दिए उन 50,000, और जब वो 3 महीने पूरे होंगे तो बैंक उस व्यक्ति से जिसने मुझे वो बिल दिया है उस व्यक्ति से पूरे 50,000 बैंक ले लेगी। तो बैंक को कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 1,000 का। और मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि टाइम से पहले मुझे बिल का पैसा मिल गया, यानी जो पैसे मुझे 3 महीने बाद मिलने थे वो मुझे तुरंत बैंक ने दे दिए, पर डिस्काउंट काट दिया उसमें से। अब वो डिस्काउंट का अमाउंट किसका फ़ायदा है? बैंक का। तो बैंक ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की फैसिलिटी देती है। एजेंसी फंक्शन, यानी बैंक अपने ग्राहकों के लिए एजेंट की तरह भी काम करती है। ट्रांसफ़र ऑफ फंड, कि जब हम अपने अकाउंट से पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, मेल ट्रांसफ़र से हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, जब वो किसी के पास टाइम नहीं होता है या फिर वो बहुत बिज़ी है या फिर यूं ही उसने अपने बैंक को अपॉइंट किया है कि मेरी तरफ से कलेक्शन का काम, कि जैसे मेरा जो इंटरेस्ट मिलता है, मेरा डिविडेंड मिलता है, जो भी मेरा इनकम है, मेरे को कोई सब्सक्रिप्शन आता है या मेरा रेंट है, तो वो बैंक मेरी तरफ से कलेक्ट करेगी, यानी मुझे लेने नहीं जाना है, सीधा बैंक मेरे खाते में इकट्ठा करके जमा कर देगी। और मेरे जितने बिल हैं पेमेंट के, चाहे वो मेरा बिजली का बिल है या इंश्योरेंस की प्रीमियम है या मेरी तरफ से टैक्स चुकाना है, तो मैं नहीं चुकाऊंगी, वो कौन चुकाएगा? मेरी तरफ से बैंक चुका देगी। यानी मेरी तरफ से मेरे अकाउंट में पैसा कलेक्ट करने का काम भी बैंक करेगी और मेरे पेमेंट भी उस पैसे में से बैंक कर देगी। इन सब फैसिलिटीज़ के बदले बैंक चार्जेस लेती है, पर एक एजेंट के रूप में आपको इतनी सुविधाएं मिल जाती हैं कि आप इन सब कामों को करने से बच जाते हो। थर्ड फंक्शन है परचेस एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई किसी किसी बैंक को अपॉइंट करती है कि वो फॉरेन करेंसी को आपकी इंडियन करेंसी में चेंज कर देगी। आप वहाँ पर फॉरेन करेंसी को खरीद भी सकते हो और फॉरेन करेंसी को बेच भी सकते हो, ये फंक्शन परफॉर्म करती है बैंक। परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ आपकी जो भी हैं, कमर्शियल बैंक बाय एंड सेल स्टॉक and shares of private company as well as government securities on behalf of the customer। अगर कस्टमर अपनी बैंक को कहता है कि मेरी तरफ से ये शेयर खरीद लो या मेरे लिए गवर्नमेंट की ये सिक्योरिटीज़ खरीद लो, तो बैंक अपने ग्राहकों के लिए वो काम करती है। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी का काम, they also give advice to their customer on matters relating to income tax and even prepare their income tax return। अपने ग्राहकों के लिए इनकम टैक्स के लिए वो एडवाइस देती हैं, इनकम टैक्स पेमेंट का फॉर्म देती हैं और इनकम टैक्स रिटर्न भी करवाती हैं। बैंक ये सारी सुविधाएं देती हैं। ट्रस्टीज़ एंड एग्जीक्यूटर, कमर्शियल बैंक प्रिजर्व द विल्स ऑफ देयर कस्टमर्स एंड ट्रस्टीज़ एंड एग्जीक्यूट देम आफ्टर देयर डेथ एज एग्जीक्यूटर, कि अगर कोई व्यक्ति जिसका खाता है बैंक में और वो चाहता है कि मैं अपनी वसीयत लिखकर बैंक में जमा कर दूं, और बैंक को निर्देश है कि जब मेरी डेथ की आपको सूचना मिले तब ये वसीयत मेरी फैमिली को दी जाए, क्योंकि घर में कोई वसीयत पढ़ लेगा या मैं बताना नहीं चाहती ऐसा डर है, तो मैं बैंक में अपनी विल जमा कर सकती हूँ। वसीयत मतलब विल, और बाद में मेरी डेथ के बाद में बैंक उस विल को सबके सामने शो करेगी घर में। यानी बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक विश्वास पात्र का, ट्रस्टी का काम भी करती है। लेटर्स ऑफ रेफरेंसेस,
कि दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ देयर कस्टमर टू ट्रेडर्स एंड प्रोवाइड द सिमिलर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर ट्रेडर्स टू देयर कस्टमर। वो अपने कस्टमर के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम भी करती है और दूसरे ट्रेडर्स को अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन देने का काम भी करती है, लेटर इशू करती है इंफॉर्मेशन के। फोर्थ है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। क्या है ये? लॉकर फैसिलिटी, कि घर में अगर हम अपना गोल्ड वगैरह रखते हैं, सोना चांदी ये रखते हैं, तो चोरी का बहुत डर रहता है। तो जिनका अकाउंट है बैंक में वो लोग बैंक में लॉकर खुलवा सकते हैं, लॉकर में अपना जेवर वगैरह जमा रख सकते हैं। अब बैंक इसके लिए लॉकर रेंट आपसे लेती है, पर आपके जेवरों को, अपने प्रॉपर्टीज़ को वो संभाल कर रखती है। ट्रैवलर्स चेक, कमर्शियल बैंक इशू ट्रैवलर्स चेक टू देयर कस्टमर टू अवॉइड रिस्क ऑफ टेकिंग कैश ड्यूरिंग द जर्नी। कि अगर अपन कहीं दूर जर्नी पर जा रहे हैं तो डर लगता है कैश अगर हम अपनी जेब में रखेंगे तो चोरी हो जाएगी, जेब कट जाएगी, तो बैंक ट्रैवलर्स चेक इशू करती है, जो ट्रैवलिंग के टाइम हम चेक काट कर दे सकते हैं। अपने अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। लेटर ऑफ क्रेडिट, दे ऑल्सो इशू लेटर ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर्स टू सर्टिफाई देयर क्रेडिट वर्दीनेस। अपने कस्टमर्स की विश्वसनीयता को या उनकी ईमानदारी को बताने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज़, कमर्शियल बैंक ऑल्सो अंडरटेक द टास्क ऑफ अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज़ एज पब्लिक हैज़ फुल फेथ इन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बैंक। कि जनता का सरकारी बैंकों पे बहुत विश्वास होता है। पब्लिक डू नॉट हेजिटेट इन बाइंग द सिक्योरिटीज़ अंडर रिटन बाय बैंक। और जो सिक्योरिटीज़ बैंकों द्वारा सेल की जाती है, जनता उसको बहुत विश्वास के साथ आराम से खरीद लेती है, क्योंकि बैंकों पे हमारा भरोसा है इसलिए। कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स, यानी डेटा कलेक्ट करने का काम भी करती है। बैंक कलेक्ट एंड पब्लिश स्टेटिस्टिक्स रिलेटिंग टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हैंस दे एडवाइज कस्टमर ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। कस्टमर्स को जो डेटा चाहिए बैंक उसकी तरफ से वो डेटा कलेक्ट करके कस्टमर्स को बताती है। ये इसके फंक्शन हो गए। दो तरह के फंक्शन पढ़े, प्राइमरी और सेकेंडरी। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशंस, आपको कोर्स में जो चीज़ डिलीट की गई है वो है इसके बाद का कैसे कंट्रोल करती है। ये वाला जो पॉइंट है पेज नंबर 6.8 पर, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये आपको कोर्स में नहीं है। मनी क्रिएशन तो है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो ये जो रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट, लीगल, रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। इसमें आपको हमने डिलीटेड पोर्शन ऑफ कोर्स दे रखा है, उसमें ध्यान से देख लेना। यानी कि आपको जो नहीं पढ़ना है वो क्या है? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट और उसके अंदर आने वाले सारे पॉइंट्स। अब इसके बाद आपको बताना है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। मनी क्रिएशन का और क्रेडिट क्रिएशन का क्या मतलब होता है कि जब बैंक पैसा उधार देती है वो कहलाता है क्रेडिट क्रिएशन। यहाँ पर दो एजम्पशन मान के चलते हैं कि पूरा एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एक यूनिट है जिसको हम बैंक नाम से जानते हैं, और दूसरा एजम्पशन ये है कि कंट्री में जितना भी रोटेशन हो रहा है मनी का, यानी जितना भी पैसा है वो सारा बैंक में जमा होता है और जितना भी पेमेंट है वो सारा चेक से पेमेंट होता है। इसमें दो एजम्पशन माने, यानी सारे ट्रांजैक्शंस बैंक से होंगे, जमा भी बैंक में होगा और पेमेंट भी बैंक से होगा, और सारी बैंकों को एक यूनिट बैंक नाम से मान के किया है। जितना भी बैंक अपने पास डिपॉजिट जमा करती है कभी भी 100% एज ए लोन प्रोवाइड नहीं कराती। बैंकों के पास अगर ग्राहकों के 50 लाख रुपए जमा हैं तो वो पूरे के पूरे 50 लाख लोन के रूप में नहीं बांट देगी, नहीं तो बैंक में कोई निकलने जाएगा अपने पैसे तो क्या देगी बैंक। हमेशा सेंट्रल बैंक एक परसेंटेज डिसाइड करती है, वही एक फिक्स परसेंटेज बैंकों को अपने पास डिपॉजिट का रखना पड़ता है। सपोज़ कीजिए 25%। अगर 10 लाख रुपए जमा है कमर्शियल बैंकों के पास, अपने ग्राहकों के 10 लाख रुपए जमा है, तो उसका 25% यानी 2.5 लाख रुपए लीगल रिज़र्व रेशो, इतना ये जो परसेंटेज ये क्या कहलाता है? लीगल रिज़र्व रेशो, यानी कानूनी रूप से इतना रिज़र्व करके रखना है बैंकों को अपने पास।
तो जितना LRR यानी लीगल रिजर्व रेशो है उतना बैंक के अपने पास रखेंगी, यानी 10 लाख में से 2.5 लाख रखेंगी और बाकी के 7.5 लाख रुपए एज ए लोन वो दे सकती हैं। यही प्रोसेस कहलाती है मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन, यानी बैंकों के पास जितना पैसा डिपॉजिट होता है जनता का, उसमें से कुछ परसेंट लीगल रिजर्व रेशो के रूप में बैंक अपने पास रखती है, बाकी का पैसा एज ए लोन बैंक जनता को दे देती है। वाई ओनली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट आर कैप्ड एज कैश रिजर्व, कि सिर्फ पर्टिकुलर परसेंट ही क्यों बैंक अपने पास रिजर्व करके रखती है? क्यों? क्योंकि बैंकों को पता है कि जितने भी लोगों ने वहाँ पर डिपॉजिट किया है सारे लोग एक ही दिन में कभी भी पैसा विड्रॉ करने नहीं आएंगे, इसलिए कुछ परसेंटेज कि कभी कोई आएगा तो इतना देंगे। बैंकों को जनरली पता होता है कि लगभग कितना पैसा विड्रॉ हो रहा है, तो पर्टिकुलर एक परसेंटेज ही वो रखती है। कि देखो, ऑल द डिपॉजिट डू नॉट अप्रोच द बैंक फॉर विड्रॉल ऑफ मनी एट द सेम टाइम एंड ऑल्सो दे डू नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट इन द वन गो, कि बैंकों को पता है कि जितने भी लोगों का कुल मिलाकर पैसा जमा है वो सारे एक ही समय में पूरा पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे। देयर इज़ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इनटू द बैंक, और बैंकों में अगर पैसा निकलता है तो नया डिपॉजिट भी होता है, यानी बैंकों के पास तो मैनेजमेंट बराबर चलता है, कुछ लोग निकालेंगे तो कुछ डिपॉजिट भी करेंगे। तो ये 2 रीज़न है, इसलिए एक पर्टिकुलर रिजर्व ही रखा जाता है। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है बैंक की, ये आपको देख लेना, ये समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ creation of credit by the commercial bank with the help of initial deposit made by the public and legal reserve ratio is calculated as। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। मनी मल्टीप्लायर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। मनी मल्टीप्लायर क्या है? एक प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन की, किसकी? कमर्शियल बैंक की। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो गया 1/LRR, यानी मनी मल्टीप्लायर क्या है? कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन का एक प्रोसेस है, और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो गया 1/LRR। अगर मान लो लीगल रिजर्व रेशो 20% है तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा? 1/20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 20% यानी 1/0.2, और उसको कैलकुलेट करेंगे तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? 5।